उनको भी हम करेंगे। चलिए देखिए इसमें किस तरह के क्वेश्चंस आपके पास एग्जाम्स में ऑब्जेक्टिव टाइप में बनते हैं। देखिए क्या बोल रहा है, व्हेन प्रिपेयरिंग अ बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट इफ यू स्टार्ट विथ डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक। बताइए कैश बुक का डेबिट बैलेंस फेवरेबल बैलेंस होता है या अनफेवरेबल बैलेंस होता है? फेवरेबल। ठीक है, तो हमें कैश बुक का बैलेंस दे रखा है, ठीक है, प्लस बैलेंस है हमारे पास। अब इसने क्या बोला है, चेक सेंट टू बैंक बट नॉट कलेक्टेड शुड बी। हमने कुछ चेक बैंक में भेजे ताकि वो बैंक में कलेक्ट हो जाएं। तो बताओ अगर मैंने चेक बैंक में भेजे तो मैंने इमीडिएटली कैश बुक में एंट्री कर दी होगी क्या? यस कर दी होगी, तो मेरे कैश बुक का बैलेंस बढ़ गया होगा। तो मेरा कैश बुक का बैलेंस तो इंक्रीज हो चुका है, लेकिन जब तक कलेक्ट नहीं होगा पासबुक अभी भी नीचे चल रही है। बताइए बराबर लाने के लिए मुझे कैश बुक में क्या एडजस्टमेंट करना पड़ेगा? लेस माइनस। तो यानी फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया, आपको कैश बुक के बैलेंस में से इस ट्रांजैक्शन को डिडक्ट करना पड़ेगा। क्लियर बिल्कुल? ठीक है, आइए ट्रांजैक्शन नेक्स्ट पढ़ते हैं, सुनना बहुत ध्यान से। बैलेंस एज पर एडजस्टेड कैश बुक 274 है, ठीक है। अब ये बोल रहे हैं चेक नॉट येट प्रेजेंटेड 730। नॉट येट प्रेजेंटेड का मतलब हो गया हमने कुछ चेक इशू किए होंगे बट सामने वाले ने अभी तक उनको एनकैश नहीं करवाया। दूसरा, हमने कुछ चेक डिपॉजिट करवाए जो अभी तक बैंक में रिकॉर्ड नहीं हुए। अब वो आपसे पूछ रहा है कि पासबुक का बैलेंस निकालकर बताइए। कैश बुक बैलेंस आपको दे रखा है 274। बताइए मुझे, अगर आपने चेक इशू किए थे तो आपने कैश बुक के बैलेंस को क्या कर दिया होगा? कम। लेकिन अभी तक सामने वाले ने पेमेंट ही नहीं दिया, तो पासबुक का बैलेंस क्या है? बढ़ा हुआ है। क्या करें बराबर लाने के लिए? कैश बुक में क्या चेंज करें? ऐड ऐड, बढ़ा यानी दें। कैश बुक में प्लस कर देंगे कितना अमाउंट? 730 का अमाउंट। आइए, मैंने चेक डिपॉजिट करवाए, जब मैं चेक डिपॉजिट करवाऊंगा तो इमीडिएटली कैश बुक का बैलेंस बढ़ा दूंगा, लेकिन अभी तक बैंक में इनका रिकॉर्ड नहीं हुआ है, तो इसका मतलब पासबुक अभी भी नीचे चल रही है। क्या करें बराबर लाने के लिए? लेस वेरी गुड, इसको यहां से लेस कर दो। तो निकालो अब जरा रिवाइज्ड बैलेंस कितना आया? 527 527 आपका आंसर हो गया। तो कौन सा ऑप्शन है 527 का आपका? बी। तो इस सेकंड क्वेश्चन का आंसर हो गया आपका बी। बोली क्लियर है बिल्कुल? आइए नेक्स्ट पॉइंट, अ डेबिट बैलेंस इन द डिपोजिटर्स कैश बुक। कैश बुक का डेबिट बैलेंस, ध्यान से देखिएगा, कैश बुक डेबिट बैलेंस मुझे बताइए फेवरेबल होता है कि अनफेवरेबल होता है? फेवरेबल फेवरेबल, वेरी गुड। अब ये क्या पूछ रहा है, उसे दिखाया जाता है, क्या वो बैंक स्टेटमेंट का भी डेबिट होता है? क्या वो बैंक स्टेटमेंट का क्रेडिट होता है? अब आपको ये देखना है कि अगर कैश बुक का फेवरेबल है तो पासबुक में कौन सा बैलेंस है जो कि फेवरेबल होता है? बताओ। क्रेडिट। पासबुक का क्रेडिट बैलेंस हमेशा आप देखिएगा, मैंने आपको एक दिन दूसरी क्लास या सेकंड क्लास में एक चार्ट बनवाया था फेवरेबल और अनफेवरेबल का।
मेरे क्वेश्चन को वापस से देखना, कैश बुक का डेबिट बैलेंस चल रहा है तो यानी ये फेवरेबल बैलेंस है। तो अगर कैश बुक का फेवरेबल बैलेंस है तो वही फेवरेबल बैलेंस बैंक स्टेटमेंट में क्या शो कर रहा होगा, डेबिट बैलेंस या क्रेडिट बैलेंस? क्रेडिट। क्रेडिट बैलेंस। तो थर्ड क्वेश्चन का आंसर भी आपका क्या आ गया, बी। कोई पूछ रहा है क्या कुछ? यस सर। हाँ बोलो। सर जो फर्स्ट वाला है इसमें जो दे रखा है ना डेबिट बैलेंस इसका कैश भी सर, इसका तो कुछ इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा ना पेशेंट पे, डायरेक्टली हम कर ही सकते हैं। हाँ, बस उसने ये समझाया है कि एक व्यक्ति है डिपॉजिटर, ठीक है, उसकी कैश बुक का डेबिट बैलेंस दे रखा है, तो मुझे तो उस बैलेंस को पकड़ना है कि अगर कैश ये क्वेश्चन है फर्स्ट। क्या चीज? सर फर्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अच्छा फर्स्ट, हाँ उसमें क्या बोल रहे हो? सर ये लाइन लिखी है ना जी, स्टार्ट विद डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक, सर इससे बात तो कुछ मतलब नहीं है क्योंकि पन्ने में डायरेक्ट चेक। हाँ उसमें तो अपने को डायरेक्ट दे ही रखा है ना, बस अपने को ये देखना है कि उसको ऐड करेंगे या लेस करेंगे, बस। ओके। आइए क्वेश्चन नंबर 4 देखना, ये बोल रहे हैं इनमें से ऐसी कौन सी एरर है जो बैंक रिकंसिलेशन में नहीं आती है। जब आप बैंक रिकंसिलेशन बनाओगे तो इस एरर को नहीं ढूंढ पाओगे। तो कोई भी ऐसा ट्रांजैक्शन जो बैंक के साथ नहीं हुआ है वो बैंक रिकंसिलेशन में आ ही नहीं सकता। समझ रहे हैं आप मेरी बात को? बैंक रिकंसिलेशन में आप केवल उन्हीं ट्रांजैक्शंस को तो रिकंसाइल करते हो जो कैश बुक के बैंक कॉलम और पासबुक से रिलेटेड होंगे। आओ जरा देखते हैं। कैशियर ने कैश चुरा लिया, लॉस ऑफ कैश बाय थेफ्ट। मुझे बताओ क्या इस बात से बैंक को कोई मतलब है क्या? क्या अगर आपके, मान लो आपका जो कैशियर था उसने यहां पर, आपने एक बॉक्स रख रखा है कैश का, उसने क्या किया, इस बॉक्स में से 2000 रुपए चुरा लिए, तो इससे बैंक के अकाउंट पर क्या फर्क पड़ गया? कोई फर्क नहीं पड़ा। तो आंसर तो मुझे यही पता लग गया कि आंसर ए है। आगे भी बात कर लेते हैं। चेक डिपॉजिटेड बट नॉट क्रेडिटेड, ये पक्का पक्का हमारे बैंक रिकंसिलेशन पर इफेक्ट डालेगा। कास्टिंग मिस्टेक, टोटल में मिस्टेक कर दी है, बैंक कॉलम ऑफ कैश बुक, ये भी रिकंसिलेशन पर इफेक्ट डालेगा। और इंटरेस्ट और कमीशन चार्ज्ड बाय द बैंक बट नॉट अकाउंट फॉर इन द कैश बुक, तो ये भी चूंकि बैंक के साथ हुआ ट्रांजैक्शन है तो इफेक्ट डालेगा। तो केवल जो पहला ट्रांजैक्शन बचा जिसमें कैशियर ने कैश को क्या कर लिया, चुरा लिया, उसकी वजह से बैंक रिकंसिलेशन उसे डिटेक्ट नहीं कर सकता। तो क्वेश्चन नंबर 4 का जो आंसर बना आपका वो क्या बना, ए। सर एक बार रिपीट कर दो। मैं ये बोल रहा हूं क्वेश्चन ने पूछा है बैंक रिकंसिलेशन में इनमें से कौन सा ट्रांजैक्शन एरर को नहीं डिटेक्ट कर पाएगा, यानी आप इस क्वेश्चन को ऐसे समझें, इनमें से कौन सा ट्रांजैक्शन है जो बैंक रिकंसिलेशन में नहीं आता। तो मुझे ये बताओ बैंक रिकंसिलेशन में आते कौन से ट्रांजैक्शन हैं? सर जो बैंक की पासबुक से रिलेटेड हो, जो कैश बुक का बैंक कॉलम है और उसकी करस्पॉन्डिंग अकाउंटिंग जो बैंक की पासबुक में होती है, केवल यही ट्रांजैक्शन आएंगे कि नहीं आएंगे? यस सर। अब मुझे बताओ, मुझे क्वेश्चन में बोला गया है कि कैशियर ने कैश चोरी कर लिया, तो क्या इससे मेरे बैंक कॉलम पर या पासबुक पर कोई इफेक्ट पड़ेगा क्या? सर पासबुक में तो पड़ेगा पर कैश बुक में तो पड़ेगा। कैश बुक के बैंक कॉलम पे थोड़ी पड़ेगा। कैसे पड़ेगा बताओ? कैशियर ने कॉलम में आपके, पड़ेगा। आप समझो, बैंक कॉलम में वो एंट्रियां आती हैं जो ट्रांजैक्शन आप बैंक के साथ करते हो। ये ट्रांजैक्शन तो सीधा सीधा कैश कॉलम का ट्रांजैक्शन है ना। आपने पढ़ा है बचपन में, कैश बुक, 2 कॉलम कैश बुक और 3 कॉलम। एक कॉलम तो कैश का बनता है, एक कॉलम बैंक का, और ये जो बैंक का कॉलम है यही पासबुक से रिफ्लेक्ट होता है। तो अपन जो रिकंसिलेशन करते हैं वो कैश बुक के बैंक कॉलम
और पासबुक के बीच में करते हैं, तो अगर कोई भी एरर कैश कॉलम में हुई है तो वो तो बैंक रिकंसिलेशन में आ ही नहीं सकता ना। तो इसलिए ये जो ए ट्रांजैक्शन है ये डिटेक्ट नहीं हो सकता कैश बैंक रिकंसिलेशन के द्वारा। बोलो क्लियर है? चलिए आओ, क्वेश्चन नंबर 5, which of these documents is not required for the bank reconciliation? क्या कैश बुक का बैंक कॉलम रिक्वायर्ड है रिकंसिलेशन बनाने के लिए? यस है। क्या पासबुक रिक्वायर्ड है? यस है। क्या बैंक स्टेटमेंट रिक्वायर्ड है? बिना बैंक स्टेटमेंट के मुझे पता ही नहीं लगेगा, मुझे ये भी तो देखना पड़ेगा कि बैंक ने भाई क्या क्या ट्रांजैक्शन किए हैं। बैंक स्टेटमेंट और पासबुक में क्या फर्क क्या चीज? है? बैंक स्टेटमेंट और पासबुक में क्या फर्क है? नहीं नहीं, अलग अलग होती है। देखो क्या होता है, पासबुक वो होती है जो मेंटेन आप करते हो लेकिन उसमें अकाउंटिंग बैंक में ले जाकर करवाते हो, और बैंक स्टेटमेंट होता है कि भैया आपकी पासबुक में जो एंट्रियां की हैं बैंक उसका भी तो एक स्टेटमेंट तैयार करता है अपने लिए, वो भी आप बैंक से निकलवा सकते हो ताकि आप चेक कर सको कि बैंक में सही एंट्रियां हुई, कब हुई, किस डेट पर हुई। पासबुक और बैंक स्टेटमेंट बेसिकली एक ही चीज है बट दो अलग अलग व्यू पॉइंट हैं। पासबुक तो आपके पास रहती है ना, क्या बैंक के पास रहती है क्या पासबुक वो आपकी? सर हाँ, लेकिन बैंक स्टेटमेंट बैंक मेंटेन करता है ताकि वो भी तो अपनी अकाउंटिंग करेगा। या बैंक के पास में जो रिकॉर्डेड रहता है हमारे ट्रांजैक्शन वो भाई आप सोचो कल को जब बैंकों की ऑडिट वगैरह होगी तो बैंकों को कैसे पता लगेगा किस कस्टमर के साथ क्या ट्रांजैक्शन हुआ है? उसके लिए रिकॉर्डेड होगा बैंक के पास। बिल्कुल। क्या ट्रायल बैलेंस की जरूरत होगी? नो सर। ट्रायल बैलेंस का बैंक रिकंसिलेशन से कोई लेना देना नहीं है। तो पांचवें क्वेश्चन का आंसर हो गया डी, बैंक रिकंसिलेशन के लिए मुझे ट्रायल बैलेंस की नीड नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये वाला क्वेश्चन तो मैंने आपको करवा ही दिया था, याद होगा। एक एग्जाम्पल एक दिन मैंने आपको लिखवा कर दिया था जिसका आंसर फिर अपन ने निकाला था 83,300। ध्यान है क्या? ये हम ऑलरेडी कर चुके हैं। मैंने आपको एक एग्जाम्पल एक दिन दिया था करने को अमेंडेड कैश बुक का, फिर हमने उसको नेक्स्ट डे डिस्कस किया था, वो यही क्वेश्चन था 83,300। आई which of these items are taken into consideration for the preparation of adjusted cash book? ये पूछ रहा है एडजस्टेड कैश बुक को बनाने में इनमें से कौन से आइटम को कंसीडर किया जाएगा? सर अमेंडेड कैश बुक ना? हाँ जी, एडजस्टेड मतलब अमेंडेड कैश बुक, बिल्कुल। बताओ कौन से ट्रांजैक्शन आते हैं उसमें? सर या तो रिकॉर्डेड में वो कैश बुक में मैंने आपको दो ही चीजें बताई थी, या तो नॉट रिकॉर्डेड वाले या फिर गलत रिकॉर्ड जो गए। या दूसरा मैंने आपको बताया था रॉन्गली रिकॉर्डेड। बताओ जरा इनमें से क्या आंसर बनेगा? आपने समझ रहे हो, आपने कैश बुक में मिस्टेक कर दी तो मिस्टेक कर दी तो मतलब रॉन्ग लिख दिया उस बात को। मिस्टेक इन पासबुक कोई मतलब ही नहीं है मुझे कैश बुक से। चेक इशू कर चुका हूं तो मैं तो एडजस्टेड कैश बुक में लिख चुका हूं, तो मैं इसको भी नहीं लिखूंगा। और अगर मैंने चेक डिपॉजिट करवाए हैं तो इसको भी मैं कैश बुक में लिख चुका हूं। तो यानी मेरा आंसर बना कैश बुक में अगर मिस्टेक हुई है तो केवल मैं उसी को एडजस्टेड कैश बुक बनाने के टाइम पर रिकॉर्ड करूंगा।
आइए, when overdraft as per cash book is the starting point. आइए, कैश बुक में नेगेटिव दे रखा है 500। अब सुनना इसने क्या बोला है। इस तरह के क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से करना पड़ता है, अदरवाइज यहां आपके आंसर गलत हो जाते हैं। सुनना, अब इसने बोला एक चेक हमने डिपॉजिट करवाया बैंक में। बताओ, अगर मैं चेक डिपॉजिट करवाऊंगा तो क्या इंपैक्ट आएगा? इंक्रीज होगा कैश बुक में, है कैश बुक बढ़ेगी, पासबुक बढ़ेगी। कैश बुक मैंने बढ़ा दिया होगा डिपॉजिट कराते ही, लेकिन सॉरी बट नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक है, पूरा ट्रांजैक्शन नहीं पड़ा। मतलब चेक हमने डिपॉजिट नहीं करवाया, किसी कस्टमर ने करवाया होगा। इसका मतलब देखो, ये बोल रहा है कि अ चेक ऑफ ₹500 डिपॉजिटेड इनटू बैंक, यानी पासबुक में एंट्री हो चुकी होगी क्योंकि चेक बैंक में जमा हो चुका है, बट नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक, नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक। तो कैश बुक का बैलेंस कम है, बताओ क्या करें? सब बढ़ाएंगे, कैश बुक को बढ़ाओगे, तो कैश बुक को बढ़ाओगे तो प्लस 500 लिखोगे कि नहीं लिखोगे? यस सर। लेकिन अब जरा समझना, अगर माइनस के 500 में प्लस 500 करते हो तो ये ऐड होगा या डिडक्ट होगा? सर डिडक्ट हो जाएगा। बस यहां पर ये क्वेश्चन हमेशा स्टूडेंट्स के गलत होते हैं। अब आप क्या करोगे वो समझना, आपका माइंड क्या चल रहा है कि हम इस ट्रांजैक्शन को ऐड करेंगे, तो आप इमीडिएटली आंसर पर टिक लगाओगे एडेड बाय 500, लेकिन आप ये भूल जाओगे कि ऑलरेडी नेगेटिव बैलेंस चल रहा है, और नेगेटिव में कोई चीज ऐड करने का मतलब इन दोनों का जब नेट इंपैक्ट होगा उसे डिडक्ट करना कहते हैं। मेरी बात को फिर सुनना, ये गलती इस तरह के मैक्सिमम क्वेश्चन में एग्जाम में स्टूडेंट करते हैं, मैक्सिमम टाइम पर। क्यों करते हैं वो वापस सुनो। अब देखो, इस क्वेश्चन को छोड़ो, मैं आपको और बात करता हूं। मैंने आपको ये बोला कैश बुक का ओवरड्राफ्ट चल रहा है, ओवरड्राफ्ट, ठीक है? कितना? मान लो 7,000। तो ओवरड्राफ्ट है तो ये नेगेटिव बैलेंस हो गया कि नहीं हो गया? अब मैं आपको जो ट्रांजैक्शन दे रहा हूं वो सुनना। मैंने आपको बोला बैंक चार्जेस, बैंक चार्जेस डेबिटेड बाय बैंक, ₹500। अब जरा मुझे बताओ, अगर बैंक ने बैंक चार्जेस मेरे अकाउंट में डेबिट कर दिए हैं तो क्या इमीडिएटली मेरी पासबुक का बैलेंस कम हो गया होगा क्या? यस सर। आइए, लेकिन कैश बुक अभी भी। अब मुझे बताओ, बराबर लाने के लिए मुझे क्या करना है? कैश बुक का बैलेंस कम। कैश बुक को कम करना है तो मैं लिखूंगा माइनस के 500। बोलो एग्री? अब मुझे एक बात बताओ, माइनस में अगर माइनस करूंगा तो क्या हो जाएगा? प्लस। तो बैलेंस तो आपका 8,000 बोलोगे या 7,000 बोलोगे? 7,500। हाँ, सॉरी 7,500 बोलोगे या 6,500 बोलोगे? बताओ। 7,500। तो आप समझना मेरी बात को, मैं लिख तो ये रहा हूं कि कैश बुक के बैलेंस को कम कर दूंगा, लेकिन नेगेटिव बैलेंस को कम करने का मतलब उसमें ऐड करना हो जाता है। तो आप बहुत ध्यान से इस तरह के क्वेश्चन का आंसर देंगे। जब भी कोई क्वेश्चन इस तरह का बन रहा है कि इसको हम ऐड कर रहे हैं, लेस कर रहे हैं, तो आपको यह ध्यान रखना है कि आपको ट्रांजैक्शन को नहीं सोचना, ट्रांजैक्शन का इंपैक्ट सोचना है। और बताता हूं मैं ऐसे एग्जांपल आपको। सर हाँ जी,
सर कहने का मतलब ये है कि जो हमें बैलेंस दे रखा है उसका हमें देखना है कि ऐड होगा या subtract होगा। बिल्कुल, हमें उस बैलेंस में देखना होता है कि ऐड करेंगे उस बैलेंस में या लेस करेंगे, हमें ट्रांजैक्शन को नहीं देखना होता। जनरली स्टूडेंट क्या करता है, जैसे आप ये क्वेश्चन पढ़ रहे हो, अब आपने बोला ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक, तो आपने लिख दिया माइनस का 500। फिर आप बोलोगे कि चेक डिपॉजिट हुआ, ठीक है, चेक डिपॉजिट हुआ बैंक में बट कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं हुआ। तो अगर कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं हुआ तो इसका मतलब कैश बुक कम है और पासबुक ज्यादा है। तो आप क्या बोलोगे, कैश बुक को बढ़ा दो, आप इमीडिएटली एडेड कर दोगे बाय 500। करोगे कि नहीं करोगे? Yes, sir. लेकिन अब मैं बोल रहा हूं कभी भी ऐसे नहीं देखा जाता। कैश बुक को बढ़ाने से इंपैक्ट क्या पड़ेगा? अगर मैं आपको ये बोलूं कि आपने ये मान लो 1500 होता और अब आपने ऐड किया, तो क्या बैलेंस पर क्या फर्क पड़ा इसकी वजह से? एडेड हुआ या डिडक्ट हुआ? Sir, deduct. डिडक्ट हुआ, तो आंसर विल बी डिडक्टेड बाय 500। हमेशा ध्यान रखना, ट्रांजैक्शन का इंपैक्ट मांगता है वो आपसे कि इस ट्रांजैक्शन को लिखने की वजह से आपके बैलेंस में क्या फर्क पड़ेगा। आइए देखो और बात करते हैं। कई बार आंसर्स के अकॉर्डिंग सोचना पड़ता है। अब एक बार 9th क्वेश्चन को देखना। पासबुक के ओवरड्राफ्ट से चालू कर चुके हो अब आप, क्योंकि इस बार और भी आपको अलग तरीके से क्वेश्चन दिया है। बताओ, पासबुक का ओवरड्राफ्ट नेगेटिव बैलेंस होगा क्या? Yes, sir. नेगेटिव बैलेंस है। अब ट्रांजैक्शन सुनना बहुत ध्यान से। बैंक ने हमारे इंस्ट्रक्शन के अकॉर्डिंग, सुनोगे बहुत ध्यान से, बैंक ने हमारे इंस्ट्रक्शन के अकॉर्डिंग पेमेंट किया। बताओ, पेमेंट किया तो पासबुक का बैलेंस क्या हो गया होगा? Sir, debit. कम हो गया। लेकिन कैश बुक बढ़ी हुई है। कम. बताओ, बराबर लाने के लिए क्या करूं? सर बैलेंस है इसमें किसपे है? बैलेंस पासबुक का दे रखा है, कैसे बढ़ा है? Add. ऐड करोगे। बोलो क्या सबको क्लियर है यहां तक? मैं Yes, sir. ऐड कर दूंगा 1250। अब बताओ आंसर क्या बोलूं, ऐड हुआ कि डिडक्ट हुआ? Sir, deduct. वेरी गुड। तो आंसर ए मत लगा देना। आंसर क्या बना? क्योंकि ऑलरेडी नेगेटिव बैलेंस चल रहा था, मैंने प्लस 1250 किया, तो 1250 मेरे बैलेंस में से डिडक्ट हो जाएगा, क्योंकि नेट इंपैक्ट डिडक्ट है। तो द राइट आंसर विल बी डी। बताइए, ये सबसे इंपॉर्टेंट ट्रांजैक्शन है। मैं फिर बोल रहा हूं, मैक्सिमम टाइम पर एग्जाम में यही ट्रांजैक्शन गलत होते हैं। लेकिन मैं फिर भी आपको बोल रहा हूं, मेरी बात को समझो। अगर आपको मेरा पॉइंट समझ आया ना, तो आप ये गलती नहीं करने वाले हो। कभी भी आपसे ये नहीं पूछा जाएगा कि भैया इसको ऐड ले। ट्रांजैक्शन जो पूछे जाते हैं वो इन बैलेंस को लेकर पूछे जाते हैं कि भैया आपका नेगेटिव बैलेंस चल रहा है, अब आपने उस बैलेंस को बढ़ाया, तो नेगेटिव बैलेंस में किसी चीज को प्लस करने का मतलब उसको डिडक्ट करना होता है। आराम से देख लीजिए, दोनों ट्रांजैक्शन पर सोच लीजिए, 8th और 9th, क्योंकि इन्हीं ट्रांजैक्शंस में गलती होती है, बाकी ट्रांजैक्शन आप कर पाएंगे। बताइए मुझे, रिद्धि समझ आए ट्रांजैक्शन? सर 1 मिनट. हाँ हाँ, Yes, sir. और बताइए किसी को भी डाउट हो तो।
चलिए आगे बढ़ते हैं एक बार। व्हेन क्रेडिट बैलेंस एज पर पासबुक, क्रेडिट बैलेंस एज पर पासबुक बताइए पॉजिटिव होता है कि नेगेटिव होता है? पॉजिटिव। पॉजिटिव। पासबुक का क्रेडिट बैलेंस है पॉजिटिव। अब ये बोल रहा है बैंक ने हमारे ऑर्डर पर बैंक चार्जेस पे किए। अगर बैंक ने बैंक चार्जेस पे किए तो बैंक बैलेंस कम हो गया। कैश बुक ज्यादा है, बताओ बराबर लाने के लिए क्या करूंगा? प्लस ऐड। इसको बढ़ाऊंगा ऐड। तो ऐड में ऐड होने का मतलब ऐड ही होगा। तो बताओ आंसर क्या बना? 10th का आंसर बताओ। एडेड। बी। ये बी आंसर बन गया आपका, एडेड होगा। द बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट इज प्रिपेयर्ड। बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट क्यों बनाया जाता है? डी। कौन सा? डी। बी, बिल्कुल। उन रीजंस को फाइंड आउट करने के लिए जिन रीजंस की वजह से कैश बुक और बैंक स्टेटमेंट में डिफरेंस आ रहे हैं, उनको ढूंढने के लिए बैंक रिकंसिलिएशन बनाया जाता है। हाँ बोलो। सर एक बार 10th वापस बताना। 10th वापस बताओ। देखो ये बोल रहा है कि आपको क्रेडिट बैलेंस एज पर पासबुक दे रखा है, तो बताओ सबसे पहले तो पासबुक का क्रेडिट बैलेंस पॉजिटिव होता है कि नेगेटिव होता है? सर पॉजिटिव। पॉजिटिव होता है, तो ये प्लस होता है, इसका मतलब हाँ। आ जाओ। अब इसने ट्रांजैक्शन क्या बोला है वो सुनो। बैंक ने ये क्या बोल रहा है, बैंक चार्जेस हुए हैं आपके, ठीक है। अब अगर बैंक चार्जेस हैं तो बैंक ने जैसे ही बैंक चार्जेस पे किए होंगे पासबुक के बैलेंस को कम कर दिया होगा। हाँ। लेकिन मेरी कैश बुक बड़ी हुई है, तो बराबर लाने के लिए क्या करूं? ऐड करेंगे। पासबुक के बैलेंस को बढ़ाऊंगा ना। हाँ। तो इसका मतलब यहां पर प्लस करूंगा। अब ऑलरेडी प्लस चल रहा था और प्लस ही कर रहा हूं, तो ऐड ही तो होंगे ये दोनों। भाई प्लस में कोई चीज प्लस करोगे तो दोनों ऐड होंगे, जो बचपन वाले रूल है, प्लस और प्लस तो प्लस होता है, प्लस और माइनस तो आपका माइनस होकर नेट बैलेंस आता है। हाँ जी। पर इसमें बस इतना ही बोला था, बैंक चार्जेस आ तो ये नहीं पूछा ना कैश बुक में क्या इफेक्ट है। होता ही नहीं है। देखिए कैश बुक में एंट्री नहीं होती। अगर आपको केवल बैंक चार्जेस दिए गए ना, तो इसका मतलब होता है कि बैंक ने ऑटोमेटिकली आपके अकाउंट से पैसा डेबिट कर दिया, बट आपको इंफॉर्मेशन नहीं मिल पाई। क्योंकि जनरली बैंक चार्जेस क्या होता है, बैंक तो इमीडिएटली जैसे आपको कोई भी फैसिलिटी देगा तो चार्जेस डिडक्ट कर लेता है आपके अकाउंट से। बट आप जब तक अपनी पासबुक को अपडेट नहीं करोगे या आपको बैंक स्टेटमेंट नहीं मिलेगा, तब तक आपको पता ही नहीं लग सकता कि आपका कितने बैंक चार्जेस डिडक्ट हुए हैं। तो इस ट्रांजैक्शन मतलब डायरेक्टली मतलब माथा रखना है कि उसका डायरेक्ट कैश बुक में क्या इम्पैक्ट आएगा। बिल्कुल भाई, हमें बोल दिया उसने बैंक चार्जेस बोला, तो व्हाट डज इट मीन? बैंक चार्जेस बैंक काटेगा, तो इसका मतलब हम ये मानेंगे कि बैंक में तो एंट्री हो गई क्योंकि बैंक ने उसको डिडक्ट कर दिया, बट कैश बुक में उसकी एंट्री नहीं हुई अभी। ओके सर। नेक्स्ट 12th, benefit of preparing bank reconciliation statement includes। बैंक रिकंसिलिएशन बनाने से बेनिफिट क्या होता है? क्या एरर्स पता लग जाती हैं? यस, पता लगती हैं। हमें क्या ये भी पता लग जाता है कि भैया हमारे चेक जो डिपॉजिट करवाए गए हैं वो अभी तक क्लियर नहीं हुए हैं?
यस। क्या हम एक्चुअल बैंक बैलेंस जान पाते हैं? यस। तो इसका मतलब आंसर क्या हो गया? ऑल ऑफ 3। ये सभी बैंक रिकंसिलिएशन बनाने के फायदे हैं। अगर हम बैंक रिकंसिलिएशन बनाते हैं तो ये सभी फायदे हमें मिल जाते हैं। डेबिट बैलेंस एज पर पासबुक, बताइए पासबुक का डेबिट बैलेंस पॉजिटिव होता है कि नेगेटिव होता है? नेगेटिव। नेगेटिव होता है, माइनस है। इसमें से अब क्या है वो? सरप्लस कैश बताएगा, ओवरड्राफ्ट बताएगा, बैंक के साथ। बिल्कुल, हमें पता है डेबिट बैलेंस एज पर पासबुक जो नेगेटिव होता है तो वो ओवरड्राफ्ट को बताता है। टर्म डिपॉजिट मतलब एडवांस डिपॉजिट होता है। एफडी बनवाते हैं ना अपन बैंक में, हाँ सर। उसे बोलते हैं टर्म डिपॉजिट्स। जब एक पर्टिकुलर टर्म के लिए आप कोई पैसा जमा करवाते हैं बैंक में, तो ये तो वैसे भी आपका क्रेडिट बैलेंस होता है, क्योंकि अगर आप पैसा जमा करवा रहे हो तो ये तो आपकी डिपॉजिट्स हुई, ठीक है। तो डिपॉजिट्स होने से तो नेगेटिव बैलेंस हो ही नहीं सकता, ठीक है। आओ समझना, पासबुक का डेबिट साइड किसके करस्पॉन्डेंस होता है? आइए मुझे बताओ, पासबुक का डेबिट क्या होता है? पासबुक डेबिट सर ओवरड्राफ्ट। अनफेवरेबल बैलेंस, बोलो होता है क्या? यस सर। ओवरड्राफ्ट बोल दूं या अनफेवरेबल? अब वो बोल रहा है कि अगर मैं उसका करस्पॉन्डेंस कैश बुक से चेक करूं तो मुझे बताओ कैश बुक का अनफेवरेबल कौन सा होता है? क्रेडिट बैलेंस। कौन सा? क्रेडिट। क्रेडिट साइड, वेरी गुड। तो बताओ आंसर कौन सा बना 14 का? ए। क्रेडिट साइड ऑफ कैश बुक। इसी तरह के क्वेश्चन आते हैं, हम सारी बात डिस्कस कर चुके हैं, बस क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़ना है और फिर उसे करना है। बैलेंस शीट वाले का ये मतलब कौन सी बैलेंस शीट बोल रहे हैं? क्या चीज? सर ठीक ऑप्शन बता दो। आवाज नहीं आई, वापस बोलो। ठीक ऑप्शन कौन सी बैलेंस शीट? बैलेंस शीट ये तो उसने ऑप्शंस दिए हैं कि ट्रायल बैलेंस, बैलेंस शीट। भाई 4 ऑप्शन भी तो बनाएगा ना, इसका तो बैलेंस शीट से कोई लेना देना ही नहीं है। भाई बैंक रिकंसिलिएशन का ना तो ट्रायल बैलेंस से कोई लेना देना है, ना ट्रेडिंग पी&एल से कोई लेना देना है, ना बैलेंस शीट से कोई लेना देना है। ये आवाज नहीं आई रिद्धि, मुझे समझ नहीं आ रहा बिल्कुल। क्रेडिट साइड ऑफ कैश, क्रेडिट साइड ऑफ, हाँ कैश बुक या कैश, वो एक ही बात है ना। अगर पासबुक में अनफेवरेबल चल रहा है तो इसका मतलब वो कैश बुक में क्रेडिट साइड ऑफ कैश शो हो रहा होगा। वो कैश बुक लिखे या कैश, वो कोई दिक्कत नहीं है। कैश बुक कैश अकाउंट एक ही, आपने बचपन में ये भी पढ़ा होगा। जब हम कैश बुक बना लेते हैं ना तो लेजर अकाउंट नहीं बनाने पड़ते अपने को। पढ़ा है अपन ने बचपन में, यानी 11th क्लास में एक चीज पढ़ी होगी, जब आप सब्सिडरी बुक्स बनाते हो तो उनके अकाउंट लेजर अकाउंट बनाने की रिक्वायरमेंट नहीं होती। कैश अकाउंट बेसिकली कैश बुक ही है आपका। आपने अगर कैश बुक प्रिपेयर कर ली तो नो नीड टू प्रिपेयर कैश अकाउंट। आपने अगर परचेज बुक बना ली तो नो नीड टू प्रिपेयर परचेज अकाउंट। वो उसके बैलेंस ऑटोमेटिकली उससे आ जाते हैं। तो उसने वो वर्ड कैश यूज कर लिया, कोई दिक्कत नहीं है। आओ 1 मिनट होल्ड करते हैं। चलिए अब ये पूछ रहे डिफरेंस इन बैंक बैलेंस एज पर पासबुक एंड कैश बुक में अराइज ऑन अकाउंट ऑफ। इनमें से कौन सा ट्रांजैक्शन है
जिसकी वजह से बैंक बैलेंस एज पर पासबुक और कैश बुक में डिफरेंस आएगा। चेक इशूड नॉट प्रेजेंटेड बिल्कुल आएगा, चेक इशूड बट डिसऑनर्ड बिल्कुल आएगा, चेक डिपॉजिटेड एंड क्रेडिटेड बाय बैंक ये नोट दोनों में ये इससे नहीं आएगा। तो आंसर हो गया ए एंड बी अबव। दिस इज योर आंसर, क्योंकि यहां पर हुआ कि चेक आपने डिपॉजिट भी करवाया और बैंक में कलेक्ट भी हो गया, तो फिर तो डिफरेंस आएगा ही नहीं इस ट्रांजैक्शन की वजह से आपका। तो आंसर हुआ ए और बी। केवल ए ट्रांजैक्शन और बी ट्रांजैक्शन की वजह से आपका क्या आएगा, इसमें डिफरेंस आएगा। सब फिल इन द ब्लैंक्स बना रहे हो? क्या चीज? फिल इन द ब्लैंक्स। आवाज नहीं आई मुझे, वापस बोलो। सब फिल इन द ब्लैंक्स। टाइप कर दो एक बार, समझ नहीं आया मुझे आप क्या पूछ रहे हो। हाँ सारी करवाऊंगा मैं, आप टेंशन मतलब, हम सारी डिस्कस कर ही रहे हैं ना। अब इसने क्या, इसमें तो क्या आंसर साफ नहीं दे रखे, आप इनको एक बार करके देखो या तो। ये तो इसने देखो ये क्या बोल रहा है। सबसे पहला पॉइंट, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट इज नॉट अ पार्ट ऑफ। बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट पार्ट नहीं है। अब यहां पर तो देखिए कई आंसर हो सकते हैं। अगर बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट कैश बुक का भी पार्ट नहीं है, दूसरी तरफ मैं बोलूं तो मेरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट का यानी मेरी बुक्स ऑफ अकाउंट्स का भी पार्ट नहीं है, तो बात वही हो गई। अब देखिएगा यहां पर क्या होता है, दो बातें होती हैं। मैं इसका आंसर लिख सकता हूं, जैसे मेरे पास ये नहीं लिखा है, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट इज नॉट अ पार्ट ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स। ये बुक्स ऑफ अकाउंट्स का पार्ट नहीं होती है। और कैश बुक बुक्स ऑफ अकाउंट्स में ये जितनी भी बुक्स वगैरह आती हैं आपकी, तो वो ये बोल रहा है कि क्या ये बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट कोई मैंडेटरी नहीं है कि आपको एज पर बुक्स ऑफ अकाउंट्स इनको बनाना ही पड़ेगा। बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट तो सिर्फ ये बोलता है कि आप इससे पता लगा सकते हो कौन से ट्रांजैक्शन आपके रह गए और कौन से ट्रांजैक्शन नहीं रहे। तो आप इसको कैश बुक की जगह ऐसे भी लिख सकते हो कि बुक्स ऑफ अकाउंट्स का पार्ट नहीं है ये आपका। किसी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में सारी आ गई लेजर और वो सब। बिल्कुल, बट बैंक रिकंसिलिएशन आपके बुक्स में नहीं आता ना। ये तो अपन केवल किस लिए बनाते हैं, टू रिकंसाइल द बैलेंसेस, ताकि हमें ये पता लग जाए कि जो डिफरेंसेस हैं वो किस तरह से चल रहे हैं बस। डेबिट साइड ऑफ पासबुक was undercast by 7,000 starting with cash book balance। कैश बुक का बैलेंस दे रखा है फेवरेबल बैलेंस। पासबुक की डेबिट साइड बताओ कौन सी होती है, विथड्रॉल साइड होती है क्या? सर पासबुक की
पासबुक की डेबिट साइड, विड्रॉल, अच्छा विड्रॉल, विड्रॉल होती है ना। यस सर, अब मुझे बताओ, ये बोल रहा है आपने विथड्रॉल की टोटलिंग 7,000 से कम लगाई, इसका मतलब क्या हुआ होगा, पासबुक में से पैसा तो निकल गया लेकिन आपने टोटलिंग में कम कर दिया। पासबुक में से पैसा तो निकला होगा लेकिन आपने टोटल कम किया, तो इसका मतलब आपके पासबुक के बैलेंस और अब कैश बुक के बैलेंस को बराबर करना है। जब टोटलिंग में मिस्टेक लगाई, समझ रहे हो बात को, यानी आप ऐसे मानो कि आपने एक विथड्रॉल को रिकॉर्ड ही नहीं किया, तो पासबुक का बैलेंस बढ़ गया होगा कि नहीं बढ़ा हुआ होगा। यस सर, अब अगर पासबुक का बैलेंस बढ़ा हुआ है तो कैश बुक का बैलेंस कम है, बराबर लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, ऐड ऐड। तो यहां पर प्लस करोगे तो प्लस में प्लस हो जाएगा, तो आपका ऐड हो जाएगा ये। तो 7,000 विल बी एडेड टू कैश बुक। ये आपका आंसर हो गया। सर हम इसे ऐसे भी तो कर सकते हैं ना कि आप और माइनस करेंगे 7,000 पास, और माइनस कैसे करोगे, आप पासबुक का बैलेंस थोड़ी दे रखा है, आप चेंज कर ही नहीं सकते। सर मैं वही तो बोल रही हूँ कि कैश बुक का हिसाब से चल रहा है, तो अब हम माइनस तो कर नहीं सकते, तो फिर वो प्लस में करेंगे। तो वो तो सोचने का वही तो तरीका है कि भाई पासबुक में बढ़ा हुआ है तो कैश बुक में भी बढ़ा दो। भाई सोचो, आपने अगर विथड्रॉल कम किया तो आपके पासबुक का बैलेंस बढ़ा हुआ है, तो बराबर लाने के लिए आपको कैश बुक को भी बढ़ाना पड़ेगा। ठीक है, यस सर, और आप एक बार ट्राई करना, कल हम कर लेंगे एक बार डिस्कस, इनको आप पढ़ के एक बार खुद कोशिश करो, आंसर मत देखो, आपको बस उसका ये पढ़ो कि भाई फिल इन द ब्लैंक्स तो अपन भर देंगे, बट मेन चीज ये इसको आप किस तरह से लिख पा रहे हो, ताकि कल हम इनको भी डिस्कस करेंगे। और कुछ मल्टीपल चॉइस बैंक रिकंसिलेशन के मैं भेजूंगा आपको अभी, तो आपको वो भी करने हैं, फिर हम उनको भी डिस्कस करेंगे। क्योंकि देखिए, अगर आपके पेपर ऑनलाइन होते हैं तब तो मल्टीपल चॉइस पर बहुत ज्यादा आपको फोकस करना पड़ेगा, बड़े क्वेश्चन तो आएंगे ही नहीं, जो आएंगे वो 3-4 ट्रांजैक्शन देकर और मल्टीपल चॉइस में उसे कन्वर्ट करेंगे, तो अब उसको प्रैक्टिस से ही कर सकते हैं बस। सर हाँ जी,